हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। आज के समाचार पत्र विश्लेषण की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम 24 जनवरी 2021 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर हम द हिंदू में यूपीएससी परीक्षा के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं और हम ये देखते हैं कि मेंस के एग्जाम से और प्रीलिम्स अर्थात प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम में कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल हैं वो इम्पॉर्टेंट है और उनसे किस तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पेज नंबर 12 पर एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, यूएस एंड क्लाइमेट एक्शन। ये जीएस पेपर 2 के आईआर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो आर्टिकल प्रकाशित हुआ है इसमें यह बताया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जोई बिडेन जो है उन्होंने पेरिस जलवायु समझौता जो था उससे पुनः जुड़ने का फैसला लिया है। तो ये जो फैसला उनके द्वारा लिया गया है इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे अर्थात इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस समय उन्होंने जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था उससे निकलने का फैसला लिया था और उन्होंने इससे ऑफिशियली एग्जिट ले लिया था। अब जो जोई बिडेन यूएस के नए प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है उसमें पुनः एंट्री लेंगे। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर ये बताया है कि 20 जनवरी 2021 को जोई बिडेन जो है उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके रूप में पदभार संभाला और उन्होंने जो पहले अपने आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं अर्थात राष्ट्रपति बनते ही उनने जो ऑर्डर साइन किए हैं उनमें से एक है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र पेरिस समझौता। ये जो संयुक्त राष्ट्र पेरिस समझौता है इसमें अमेरिका की जो भागीदारी है उसे बहाल करने अर्थात उसे पुनः पहले जैसा करने का जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं जोई बिडेन के द्वारा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में वापस जाने का ऑर्डर है ये इफेक्टिव होगा 19 फरवरी से। तो 19 फरवरी से अगर ये प्रभावी होगा तो इसके तक लगभग 107 दिन ऐसे हो चुके हैं जब जो यूएस है वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर रहा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को एग्जिट करने का फैसला लिया था तो वो 4 नवंबर 2020 को इफेक्टिव हुआ था। 4 नवंबर 2020 को फॉर्मली यूएस ने पेरिस एग्रीमेंट से एग्जिट ले लिया था। अब उसके बाद में 19 नवंबर को वो ऑफिशियली वापस ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम इसके बारे में पूरा डिटेल में देखें तो जो राष्ट्रपति बराक ओबामा थे उनके तहत अमेरिका ने जो जलवायु वार्ता थी जो क्लाइमेट टॉक्स थी उसमें एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। लेकिन उसके बाद में हालांकि 2009 में जो कोपेनहेगन यूएन कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आई थी इस सम्मेलन में एक सर्वसम्मति जो है उसको लाने में वो विफल रहे थे और जो सदस्य देश हैं उन्होंने ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो है ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसका जो घटाना का लक्ष्य था उस लक्ष्य पर प्रतिबद्ध किए बिना ही केवल उस विज्ञान को स्वीकार किया था। मतलब यूएनएफसीसी जो था उसमें क्या हुआ कि जो ग्रीन हाउस गैस है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके जो पीछे की साइंस है उसे तो देशों ने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उसके उत्सर्जन को घटाने का जो लक्ष्य था उसके लिए उन्हें जो प्रतिबद्ध होना था उसके लिए कोई समझौते पर वो एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन इसके बाद में 2015 में ओबामा का जो प्रशासन था उनके द्वारा कूटनीति के साथ में जो क्लाइमेट चेंज की वार्ता थी इसे आगे बढ़ाया गया और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 2015 में पेरिस समझौता जो है वो राष्ट्रीय उत्सर्जन कटौती के लिए एक स्वैच्छिक लक्ष्यों पर आधारित हुआ। इसमें बात की गई थी राष्ट्रीय उत्सर्जन कटौती की, मतलब देशों को जो अपना ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है उसमें कटौती करनी है और उसके लिए जो स्वैच्छिक लक्ष्य हैं वो विभिन्न देशों के द्वारा निर्धारित किए गए थे। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो पेरिस समझौता आया था उसके बाद में ट्रंप प्रशासन जो है उन्होंने जलवायु पर क्या बदलाव किए, मतलब पेरिस डील से जब उनने एग्जिट लिया उसके बाद में ट्रंप प्रशासन जो है उनके द्वारा जलवायु पर क्या बदलाव किए गए थे। तो पेरिस समझौते से वापसी जो ट्रंप के द्वारा की गई, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से जो एग्जिट लिया गया उसका ये मतलब था कि जो अमेरिका है वो अब ये जो पेरिस एग्रीमेंट था, ये जो संधि था, इसके तहत जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा की गई थी उसके लिए बाध्य नहीं था। हमने यहाँ पर देखा कि 2015 में राष्ट्रीय उत्सर्जन कटौती को लेकर एक स्वैच्छिक लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन इससे एग्जिट लेने के बाद में ये जो लक्ष्य थे इसको लेकर जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा थी उसको लेकर बाध्य नहीं था यूएसए। तो इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो लक्ष्य थे ये क्या थे कि 2025 तक क्या करना था कि 2005 का जो स्तर था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का
उसको 26% से लेकर 28% तक की जो इकोनॉमी कट है, अर्थात जो अर्थव्यवस्था व्यापी कमी है, उसको प्राप्त करना था। मतलब 2005 में जो ग्रीन हाउस गैस का स्तर था उसको 26 से 28% तक कम करना था 2025 तक, ये एक लक्ष्य रखा गया था। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए उत्सर्जन को और कम करने के प्रयास करने की बात की गई थी। लेकिन अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में ग्रीन क्लाइमेट फंड में अपना जो योगदान है उसे भी रोक दिया। ये जो योगदान की बात की जा रही है, ग्रीन क्लाइमेट फंड जो था उसमें यूएस के द्वारा बोला गया था कि उनके द्वारा $3 बिलियन जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन इनमें से केवल $1 बिलियन जो है वो यूएस के द्वारा दिए गए और उसके बाद में ये जो योगदान है वो रोक दिया गया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से एग्जिट लेने के बाद में। तो इस तरीके से ये देखा गया कि ट्रम्प प्रशासन जो है उन्होंने जलवायु के संबंध में काफी बदलाव किए। इसके अलावा क्या किया गया कि एक तो ये जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था इसके संबंध में जो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा थी उसे नहीं निभाया, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड में राशि देनी थी वो नहीं दी गई। लेकिन उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर उनके द्वारा की क्या किया गया कि जो ट्रम्प है उन्होंने अपनी ये जो बातें की गई, इसके अलावा क्या किया गया कि जो जीवाश्म ईंधन आधारित उद्योग होते हैं उससे जो उत्सर्जन को नियंत्रित करना था उसे भी कम कर दिया। मतलब जीवाश्म ईंधन आधारित उद्योगों से जो उत्सर्जन होता है उसको कम करने की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा क्या किया कि जो वायु गुणवत्ता और वाहनों के उत्सर्जन के जो मानक है, जो स्टैंडर्ड लिमिट है, उसे भी कम कर दिया। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन लीक या फिर एयर कंडीशनर सिस्टम जो है उससे बाहर निकलने के संबंध में सरकार की जो गणना के तरीके थे उसको भी लूज कर दिया, उसको भी कम कर दिया। साथ ही कार्बन की जो सामाजिक लागत है, कैलिफोर्निया जैसे जो व्यक्तिगत राज्य हैं उनको उच्च मानकों को स्थापित करने से रोका गया। प्राकृतिक आवास के लिए संरक्षण को पुनर्जीवित करना, जिससे कि तेल और गैस उद्योगों की जो मांगे हैं वो इसमें शामिल है, और व्यक्तिगत वन्यजीव प्रजातियों के संबंध में भी ये सब किया गया। साथ ही इन सभी में क्या किया गया कि प्रशासन के द्वारा 100 से अधिक पर्यावरण नियम जो है उनके साथ में छेड़छाड़ की गई, और कुछ नियम जो है उनको उलट प्रक्रिया में जो शेष थे जब राष्ट्रपति चुनाव हुए और अन्य को अदालत में ले जाया गया। मतलब कई पर्यावरण कानून जो है वो भी ट्रम्प प्रशासन के द्वारा परिवर्तित किए गए। इसके साथ ही कानून को लागू करने के लिए पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की जो क्षमता है वो कमजोर हो गई थी, और वैज्ञानिक नेशनल क्लाइमेट असेसमेंट माइकल कोपरहैगन के उत्पादन का नेतृत्व कर रहे थे, और ये स्पष्ट होने के बाद में बदल गया था कि जो श्री ट्रम्प हैं वो चुनाव हार रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है स्वच्छ शक्ति योजना अर्थात क्लीन पावर प्लान की। तो यूएस में जो क्लीन पावर प्लान है उसमें ओबामा केयर जो है उसके तहत क्या था कि 2030 तक 2005 के स्तर पर बिजली का जो क्षेत्र है उसके उत्सर्जन में 32% तक की कटौती करने का प्रावधान था। मतलब 2005 में जो बिजली के क्षेत्र में उत्सर्जन होता है उसमें 32% तक की कटौती करनी थी 2030 तक। तो ये प्रावधान था क्लीन पावर प्लान के अंदर, और इसमें यह देखा गया कि जो शुरुआत है उसमें केवल 0.7% की कमी के साथ में जो सस्ती स्वच्छ ऊर्जा है उसके नियम के साथ में प्रतिस्थापित किया गया। ये देखा गया कि ये जो नियम है इनमें परिवर्तन किया गया ट्रम्प प्रशासन के द्वारा। हार्वर्ड लॉ स्कूल जो है उनके द्वारा ये सब चीजें बताई गई। इसके अलावा जो ट्रम्प प्रेसिडेंसी है उसके अंतिम दिनों में हालांकि जो एसीई अर्थात सस्ती स्वच्छ ऊर्जा जो है उन नियमों को अदालत ने बदल दिया, जिससे कि श्री बिडेन जो है वो एक मजबूत नियम में सुधार करने की स्वतंत्रता उनको अब मिल गई है। इसके अलावा यहाँ पर बात की गई है कि उत्सर्जन में जो कटौती है उसके लिए मिस्टर बिडेन जो है वो किन क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। मतलब हमने ये देखा कि जो उत्सर्जन के नियम है उसे काफी लूजन अप कर दिया गया था ट्रम्प प्रशासन के द्वारा। तो अब उन्हें वापस स्ट्रिक्ट करने के लिए और उत्सर्जन जो है उसमें कटौती करने के लिए बिडेन जो है उन्हें किन क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो अगर हम अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका जो है वो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है अर्थात वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है उसका 15% हिस्सा है, लेकिन ये वायुमंडलीय गैसों का सबसे बड़ा विरासत योगदान करता है। मतलब यहाँ पर जो वायुमंडलीय गैसें हैं उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो यूएसए का रहा है सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस में। तो ईपीए के द्वारा 2020 में जो आंकड़े दिए गए थे उनके अनुसार परिवहन जो है
उसमें 28% उत्सर्जन में योगदान दिया है। पावर सेक्टर जो है उसने 27% योगदान दिया है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। और ये जो है वो दो सबसे बड़े राष्ट्रीय क्षेत्र हैं, परिवहन अर्थात ट्रांसपोर्ट और पावर, जिन्होंने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में अपना योगदान दिया है। इसके बाद में आते हैं उद्योग। उद्योग से 22% उत्सर्जन बढ़ता है, कृषि से 10% उत्सर्जन बढ़ता है, ये आंकड़ों के अनुसार। इसके अलावा अगर हम वाणिज्यिक और आवासीय उत्सर्जन के बारे में बात करें तो वाणिज्यिक और आवासीय उत्सर्जन जो है वो केवल 13% अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पूरे उत्सर्जन के बारे में बात करें तो अमेरिकी उत्सर्जन जो है उसमें 10% उत्सर्जन जो है वो तो मिथेन का होता है। मतलब तो यहाँ पर अगर हम मिथेन के संबंध में देखें तो मिथेन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उससे ज्यादा वार्मिंग इफेक्ट होता है, उससे ज्यादा वार्मिंग प्रभाव होता है मिथेन का। तो मिथेन का इससे इतना ज्यादा उत्सर्जन होता है तो उससे वायुमंडल काफी प्रभावित होता है। और इसके अलावा 81% उत्सर्जन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। बाकी जो शेष बचा हुआ उत्सर्जन है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोराइड युक्त जो गैस है उनसे होता है। तो हम देख रहे हैं कि यूएस में 10% तक मिथेन का उत्सर्जन होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में काफी ज्यादा वार्मिंग इफेक्ट देता है। तो जो बिडेन है, जिन्होंने स्वच्छ विकास का नेतृत्व करने के लिए जॉन कैरी के लिए एक विशेष राष्ट्रपति के दूत सहित एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया है, उन्होंने जलवायु परिवर्तन के मोर्चे और केंद्र को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। हमने ये देखा कि जो जोई बिडेन है उन्होंने जलवायु परिवर्तन को अपनी प्राथमिकताओं में से एक के रूप में दर्शाया है और उन्होंने 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रवर्तन तंत्र का वादा किया है, जिसमें 2025 में अपने कार्यकाल की अंत की तुलना में कोई लक्ष्य नहीं है। एक नियोजित संघीय निवेश द्वारा सहायता प्राप्त है, जो कि निजी के अलावा 10 वर्षों में कुल 1.7 ट्रिलियन इसमें योगदान होगा। इसके अलावा ये जो योजना है ये सौर और पवन ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने, विश्वविद्यालय अनुसंधान और निजी क्षेत्र के बीच द्वितीय विश्व युद्ध की अर्थव्यवस्था पर आधारित कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण के लिए सक्रिय समर्थन पर केंद्रित 10 मिलियन अच्छी तरह से भुगतान करने वाली स्वच्छ ऊर्जा नौकरियों और ग्रीन परिवहन में जो पुनर्जागरण है उससे संबंधित है। अगर हम ग्रीन परिवहन के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो ग्रीन परिवहन जो है उसमें देश में दूसरी महान रेल क्रांति जो है वो शामिल है। दूसरी महान रेल क्रांति लाने की बात की जा रही है तो इसके तहत क्या होगा कि जो कारें होती है और जो सड़क होती है उसमें भी माल को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसके चारों तरफ घूमता है बिडेन का जो उत्सर्जन कम करने का प्लान है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि अन्य देशों के लिए जो मिस्टर बिडेन है उनकी नीति का क्या अर्थ है, तो चुनाव से पहले जो उन्होंने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण न्याय की योजना जारी की है उसमें मिस्टर बिडेन का ये कहना है कि अमेरिका जो है वो फिर से बहुपक्षवाद का जोरदार समर्थन करेगा। तो अभी के समय में हमने क्या देखा था कि जो ट्रम्प हैं उनके द्वारा अमेरिका फर्स्ट की बात की जाती थी, लेकिन अब जोई बिडेन ने बोला है कि वो बहुपक्षवाद का समर्थन करेंगे, लेकिन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है उस पर शीर्ष उत्सर्जक चीन सहित अन्य देशों से जवाबदेही का भी आह्वान करेगा। तो हमको पता है कि यूएसए जो है उसके अलावा चीन जो है वो भी ग्रीन हाउस गैस के मुख्य उत्सर्जक में से एक है, तो इससे भी आह्वान किया जाएगा उत्सर्जन कम करने का। डिफॉल्ट रूप से राष्ट्र कार्बन समायोजन शुल्क या कोटा का सामना कर सकते हैं और इस साल ग्लासगो में संयुक्त राज्य के जलवायु सम्मेलन में नए प्रशासन को यूएनएफसीसीसी के सदस्य राष्ट्रों को वैश्विक महत्वाकांक्षा को पूरा करते हुए देखा जाएगा। तो ये इस एडिटोरियल में बताया गया है। इसके बाद में अगली न्यूज है जो कि पेज नंबर 12 पर प्रकाशित हुई है। पेज नंबर 12 पर एक आर्टिकल आया है, टेस्टिंग द एफिकेसी ऑफ नेजल SARS-CoV-2 वैक्सीन। ये जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बात की गई है वैक्सीन जो कि एक नेजल वैक्सीन होगी। नेजल वैक्सीन का मतलब है कि जो नाक से ली जाएगी। अभी तक हमने कैसी वैक्सीन देखी है, एक तो इंजेक्शन लग के और एक होता है ओरल वैक्सीन। ओरल वैक्सीन का मतलब है कि आपने या टैब या कुछ ओरली अपने मुंह से लिया है। तो दो तरीके की वैक्सीन अब तक हमने देखी थी, लेकिन अभी कोविड के संबंध में एक तीसरी वैक्सीन की बात की जा रही है जो कि है नेजल वैक्सीन। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे डिटेल में आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि बायोटेक एक जो कंपनी है उन्होंने नेजल कोविड-19 वैक्सीन लेकर आने की बात की है। इस वैक्सीन का नाम है
है BBV154 और इसके लिए जो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, इन्होंने ये बायोटेक की नेजल कोविड-19 वैक्सीन जो है ये इसके लिए चरण 1 मानव नैदानिक परीक्षण जो है इसके लिए अनुमति देने की सिफारिश की है। इसके अलावा भारत बायोटेक जो कि ये वैक्सीन लाने की बात कर रहा है, इन्होंने ये कहा है कि नाक के जो म्यूकोसा होते हैं उनकी जो संगठित प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसके कारण नाक के मार्ग में जो टीकाकरण है उसकी उत्कृष्ट क्षमता है, अर्थात उनका बोलना है कि जो नेजल वैक्सीन है उसकी जो क्षमता है वो उत्कृष्ट है और प्रभावी रूप से इंट्रानेजल उम्मीदवार जो हैं उन्होंने अब तक किए गए जो पशु अध्ययन है उसमें सुरक्षा के लिए अच्छी क्षमता दिखाई है, अर्थात ये देखा गया कि ये जो नेजल वैक्सीन है इसके जो पशु अध्ययन हुए हैं, इसके संबंध में जो एनिमल टेस्ट हुए हैं उसमें इसकी अच्छी क्षमता दिखाई गई है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो नेजल वैक्सीन है ये है क्या, तो नेजल वैक्सीन हम यहाँ पर नाम में ही देख रहे हैं, इंट्रानेजल वैक्सीन जो है ये इसका जैसा नाम है वैसा ही ये काम करती है, अर्थात ये जो नेजल वे होता है अर्थात जो नाक होता है उसके माध्यम से, स्पिरिट के माध्यम से ये जो वैक्सीन है वो पहुंचाई जाती है। तो इससे पहले हम इंजेक्शन और जो मौखिक रूप से टीकाकरण है उसकी विधि के बारे में देख चुके हैं और उसके जो फायदे हैं वो काफी स्पष्ट हैं, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो नेजल वैक्सीनेशन की विधि है ये बेहतर अनुपालन की गारंटी देती है और ये इसमें कम लागत के लाभ होते हैं। बेहतर अनुपालन कैसे होता है कि हम देखते हैं कि इंजेक्शन देने के लिए या फिर ओरल वैक्सीन देने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, लेकिन नाक के रास्ते वैक्सीन देने के लिए कुछ एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा इनकी लागत भी कम लगेगी क्योंकि अगर एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होगी और इन्हें देना आसान होगा तो इससे इनकी जो लागत है वो भी बच जाएगी। तो इस तरीके से ये जो वैक्सीन है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि केवल ये नैदानिक परीक्षण जो है ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये जो आसान प्रसव तंत्र के साथ में ऐसा टीका है ये प्रभावशाली हो सकता है या नहीं, अर्थात इसके लिए एक नैदानिक परीक्षण जो है उसकी पूर्ण रूप से आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अगस्त 2020 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एक नाक का टीका विकसित किया है जो कि SARS-CoV-2 वायरस जो है उसको लक्षित करता है। साइंस डेली ने सेल नामक जो जर्नल है उसमें प्रकाशित एक अध्ययन के हवाले से ये बताया है कि ये जो टीका है ये नाक के माध्यम से एक खुराक में दिया जा सकता है और ये नोवेल कोरोना वायरस के लिए अति संवेदनशील चूहों में संरक्षण को रोकने में प्रभावी था, अर्थात ये देखा गया कि चूहों पर जो परीक्षण किया गया उसमें ये नेजल वैक्सीन जो है वो प्रभावी थी। जांचकर्ताओं ने फिर गैर मानव प्राइमेट और मनुष्यों पर टीका का परीक्षण करने के लिए अपनी जो योजना है उसका इस संबंध में खुलासा किया है। तो एक प्रकार से एक प्रोफेसर के द्वारा ये बताया गया कि इस तरीके से जो नेजल वैक्सीन दी जाती है उसमें जो आंतरिक परत होती है नाक की उसकी कोशिकाओं में एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जब उनके द्वारा देखी गई तो वो काफी आश्चर्यचकित थे और ये देखा गया कि जब चूहों पर इसके संबंध में परीक्षण किया गया तो जो चूहे हैं वो बीमारी से काफी अच्छी तरीके से संरक्षित रहे और इस तरीके से यहाँ पर देखा गया कि उनमें स्टरलाइज इम्यूनिटी के सबूत देखे गए। चूहों में ये देखा गया कि जब उन्हें ये वैक्सीन दी गई तो उनमें जो इम्यूनिटी है वायरस के प्रति वो जनरेट हुई और साथ ही ये बोला गया कि वायरस की चुनौती देने के बाद में संक्रमण का इसमें कोई संकेत नहीं दिखा, अर्थात ये देखा गया वैक्सीन देने के बाद में वायरस का संक्रमण उन चूहों में नहीं दिखा। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि क्या ये जो वैक्सीन है ये कोविड-19 के लिए उपयुक्त है, हमने देखा कि ये जो वैक्सीन है ये डेवलप की गई है और चूहों पर इसका परीक्षण भी किया गया है, लेकिन क्या जो वैक्सीन है इस तरीके की नेजल वैक्सीन है वो कोविड-19 के लिए उपयुक्त है या नहीं। तो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी जो है उसके अध्ययन ने तुलना करते हुए ये पाया कि कोविड-19 वैक्सीन जो है उसके इंजेक्शन ने एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित किया है जो कि निमोनिया को रोकता है, अर्थात जो इंजेक्शन के जरिए कोविड-19 की वैक्सीन दी जाती है वो एक प्रतिरक्षा प्रक्रिया को प्रेरित करता है, मतलब वो एक इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है हमारी बॉडी में जो कि निमोनिया को रोकता है। लेकिन ये देखा जाता है कि नाक और फेफड़ों में जो संक्रमण होता है उसे नहीं रोका जाता है इंजेक्शन के जरिए जो वैक्सीन दी जाती है उसके द्वारा। तो अध्ययन में कहा गया है कि ऐसा टीका कोविड-19 की गंभीरता को कम कर सकता है लेकिन ये संक्रमित व्यक्ति को वायरस फैलने से नहीं रोक सकता। मतलब इस तरीके से अगर कोई टीका दिया जाता है इंजेक्शन के जरिए तो कोविड-19 की जो गंभीरता है उसको कम कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसको वायरस फैलाने से नहीं रोक सकता है, अर्थात अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उसे वैक्सीन दी जाती
है तो हो सकता है फिर भी वो वायरस फैलाए। तो दिसंबर 2020 में इनसाइंस डायरेक्ट जो एक पत्रिका है उसमें एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था। उसने कोविड-19 वैक्सीन के रूप में एक लेंटिवायरस वेक्टर की प्री क्लिनिकल प्रभावशीलता जो है उसको नाक के रूप में वितरित किया। लेखकों ने ये कहा कि ऊपरी श्वसन पथ जो है उसकी प्रतिरक्षा प्रक्रिया को लक्षित करना महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात नाक के रास्ते से जो वैक्सीन दी जाती है उससे जो श्वसन पथ की ऊपरी श्वसन पथ जो होता है उसकी जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकसित होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। और इंट्रानेजल टीकाकरण जो है वो जो कृतक होते हैं उसमें सार्स कोव 2 के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया जो है उसे प्रेरित करता है। तो ये देखते हुए सार्स कोव 2 वायरस जो है वो लंबे समय तक एक ऊपरी श्वसन पथ में रहने के लिए एक विशिष्टता दिखाता है और शरीर में वायरस के शाब्दिक प्रवेश बिंदु को लक्षित करने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावकारी नाक का टीका है जो अच्छी तरीके से लगाया जा सकता है। तो इस महीने की शुरुआत में टेक्सास में बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसके साथ में काम करने वाले जो लैंकेस्टर विश्वविद्यालय है उनके शोधकर्ताओं ने ये दावा किया है कि उन्होंने जानवरों में एक नाक स्प्रे के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन जो है उसकी 2 खुराक लगाई है और इससे मजबूत एंटीबॉडी और टी सेल प्रतिक्रियाएं मिली जो कि पर्याप्त थी। सार्स कोव 2 को बेहतर करने में वो सक्षम थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि कोविड-19 जो है उसके संबंध में जो अध्ययन किए गए हैं जानवरों पर जिनको नाक स्प्रे के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन की 2 खुराक देखी गई तो उसमें ये देखा गया कि उनका जो प्रदर्शन था वो बेहतर था। तो यहाँ पर अब ये बोला गया है कि क्या अन्य ऐसे नाक के टीके थे कोविड-19 के अलावा, क्या और भी इस तरीके के नाक के जो टीके हैं वो बने हैं। तो अभी तक इंट्रानेजल टीकाकरण जो है उसका उपयोग केवल इन्फ्लुएंजा के लिए किया जा रहा है, दूसरे टीकों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। केवल जो इन्फ्लुएंजा रोग है उसके लिए इस प्रकार से जो नेजल वैक्सीन है जो नाक के टीके हैं इसका उपयोग किया जा रहा है। हालांकि इसका उपयोग जो है कुछ लोगों के समूह पर नहीं किया जा सकता है, मतलब कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर ये जो नेवल वैक्सीन है इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रतिरक्षा प्रणाली से समझौता किया है। अर्थात वो लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक है, जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो वीक है उन पर ये जो नेजल वैक्सीन है इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। साइंस डेली जो है उसकी रिपोर्ट है कि वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के अध्ययन में नया कोविड-19 इंट्रानेजल वैक्सीन जो है अर्थात नाक का जो टीका है वो प्रतिकृति के लिए सक्षम लाइव वायरस का उपयोग नहीं करता है, संभवतः इसे सुरक्षित बनाता है। अर्थात जो नेजल वैक्सीन का उपयोग किया जाता है उसमें लाइव वायरस का उपयोग नहीं किया जाता है जो कि इसे सुरक्षित बनाता है। और भारत बायोटेक वैक्सीन जो है वो भी इस एडेनो वायरस वेक्टर पर आधारित है। अभी हमने देखा कि भारत बायोटेक जो है उनके द्वारा एक प्रकार की नेजल वैक्सीन जो है उसे डेवलप किया गया है। तो ये जो नेजल वैक्सीन है ये एडेनो वायरस पर आधारित है। एडेनो वायरस जो है वो एक प्रकार का कोल्ड वायरस होता है, अर्थात जब कफ या कोल्ड होता है तो उससे संबंधित जो वायरस होता है वो एक प्रकार का होता है एडेनो वायरस और उसी पर आधारित है जो भारत बायोटेक के द्वारा वैक्सीन बनाई गई है नेवल वैक्सीन। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इस तरीके से जो वैक्सीन आएगी ये एक प्रकार का गेम चेंजर होगा। तो डॉक्टर वीके पॉल जो कि एक नियोनेटोलॉजिस्ट हैं और नीति आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके से एक रोमांचक विकास देखा जा रहा है और ये दिखाता है क्योंकि संभवतः ये जो मार्ग है नाक के जरिए वैक्सीन देने का इसका उपयोग सुरक्षित प्रतिजन को वितरित करने के लिए किया जा सकता है जिसके खिलाफ एक प्रतिरक्षा विज्ञानी प्रतिक्रिया होगी। मतलब वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन के जरिए सुरक्षित प्रतिजन भेजा जाता है अर्थात एक एंटीजन भेजा जाता है। वैक्सीन का उपयोग किस प्रकार से होता है कि वैक्सीन जब हमारी बॉडी में जाती है तो उसके जरिए एक एंटीजन भेजा जाता है अर्थात या तो एक कमजोर वायरस होता है, तो जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो प्रतिरक्षा विज्ञान होता है, वो उसके लिए रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है और उसके संबंध में जो एंटीबॉडी है वो बनाता है। तो इस प्रकार से अगर नेजल वैक्सीन जो है वो काम करता है तो ये गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि इसका जो उपयोग करना है वो बहुत आसान है और इसका जो विकास है वो हम जल्दी से कर सकते हैं। जो हमने देखा कि इसका उपयोग करना क्यों आसान है, क्योंकि टीका देने के लिए किसी एक्सपर्टी की जरूरत नहीं होगी। तो यदि नाक का जो टीका है उसको मंजूरी दी गई थी तो इसे देना जो है वो
आसान होगा और ये कहा गया है कि जो नेजल वैक्सीन होगी उसके जरिए आधा घंटे में एक पूरी क्लास का टीकाकरण किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो नेजल वे होगा टीकाकरण करने का ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये बोला जाता है कि इंजेक्शन से जो वैक्सीन दी जाती है, इंजेक्शन से जो टीकाकरण दिया जाता है वो बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं होता है, अर्थात बच्चों को ये जो टीकाकरण है ये आसानी से नहीं दिया जा सकता है। लेकिन वहीं पे जो नेजल वैक्सीन होगी, नाक के जरिए जो टीका दिया जाएगा वो बच्चों के लिए भी बेहतर होगा, उन्हें भी आसानी से ये दिया जा सकेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि पेज नंबर 12 पर प्रकाशित हुआ है, कोविड-19 वैक्सीन एंड पॉसिबल साइड इफेक्ट्स। तो अभी हम देख रहे हैं कि 2 कोविड-19 वैक्सीन ऐसी हैं जिन्हें इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। तो इसके संबंध में ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि कोविड-19 की ये जो वैक्सीन्स है ये कौन नहीं ले सकता है और ये जो वैक्सीन है इसके साइड इफेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं, और अगर आपको इस तरीके का साइड इफेक्ट होता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये जो आर्टिकल है इसमें ये बताया गया है कि भारत में ये जो टीके आए हैं ये कितने प्रभावी हैं और इनको लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या चिंताएं हैं। तो ये जो 2 कोविड-19 टीके आए हैं, एक है कोवैक्सीन और दूसरा है कोविशील्ड। ये जो दोनों टीके हैं इनका आपातकालीन उपयोग के लिए प्राधिकरण के द्वारा जो अनुमति दी गई है उसके बाद में हमने ये देखा था कि 16 जनवरी को ये जो पूरे देश में टीकाकरण का रोल आउट है ये शुरू हुआ था। और इसके संबंध में हमने देखा था कि ये जो टीकाकरण अभियान चला था इसका जो फर्स्ट फेज था, इसका जो पहला चरण था, इसमें लगभग 3 करोड़ टीके जो हैं वो हेल्थ केयर वर्कर्स को और जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उन्हें लगाए गए थे। ये जो दोनों टीके हैं ये भारत में निर्मित किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन का निर्माण किया गया है भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है इन दोनों के द्वारा सहयोग के साथ में इसका निर्माण किया गया है। इसके अलावा जो कोविशील्ड है, इस कोविशील्ड को बनाया है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर। इसके बारे में हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया है। तो ये जो दोनों है ये देश में वैक्सीन का जो नैदानिक परीक्षण है इसे आयोजन किया, और इसके अलावा भारत और भारत के साथ ही निम्न और मध्य आय वाले जो देश हैं उनके लिए वैक्सीन का निर्माण किया गया था, वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया गया था। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों टीकों के बारे में बात करें तो एक तो ये जो दोनों टीके हैं इनके ज्ञात दुष्प्रभाव क्या है, मतलब ऐसे दुष्प्रभाव जिनके बारे में पता है और कंपनी ने भी इसके बारे में बताया है। तो जो कोविशील्ड है वो एडेनोवायरस के एक कमजोर और संशोधित संस्करण से बना है। एडेनोवायरस के बारे में मैंने आपको लास्ट आर्टिकल में भी बताया था कि ये एक सामान्य कोल्ड वायरस होता है। तो ये जो एक सामान्य कोल्ड वायरस है इसे कमजोर किया गया है और इसे संशोधित किया गया है और इससे ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसे बनाया गया है। ये जो वायरस है ये चिंपैंजी में संक्रमण का कारण बनता है, अर्थात इस वायरस के कारण जो चिंपैंजी है उनमें संक्रमण होता है और इसमें सार्स-कोव-2 वायरस स्पाइक प्रोटीन की आनुवांशिक सामग्री होती है। मतलब ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसमें हमने देखा कि एक तो एडेनोवायरस है और इसके अलावा सार्स-कोवी-2 वायरस जो है इसकी जो स्पाइक प्रोटीन होती है इसकी आनुवांशिक सामग्री होती है। अगर आपने कोरोना वायरस के बारे में देखा है तो आपको पता होगा कि ये इस तरीके के स्पाइक्स होते हैं इसमें। तो ये जो इनने वैक्सीन बनाई है इसमें भी इस तरीके के जो स्पाइक हैं इसे डेवलप किया है ताकि जब टीकाकरण हो बॉडी में ये जो वायरस है ये प्रवेश करे तो इसके बाद में ये जो सतह स्पाइक प्रोटीन है इसका उत्पादन होता है और ये सार्स-कोव-2 वायरस पर हमला करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को भड़काता है। मतलब अगर बॉडी में इस तरीके का जो वैक्सीन है वो जाएगी तो हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या करेगा कि इसके लिए एंटीबॉडी जनरेट करेगा, अर्थात इसके खिलाफ जो एक प्रतिरक्षा है उसे बढ़ाएगा। तो उसके बाद में क्या होगा कि अगर इस तरीके के वायरस के लिए हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा बढ़ेगी तो अगर कभी हमारी बॉडी में सार्स-कोव-2 बाद में प्रवेश करता है तो जो बॉडी जो है उसको उससे इम्यूनिटी प्राप्त होगी। लेकिन अगर हम इस वैक्सीन के दुष्प्रभावों के बारे में चर्चा करें तो वैक्सीन के दुष्प्रभाव जो हैं वो स्पष्ट हैं कि इस वैक्सीन के दुष्प्रभावों में दर्द हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, खुजली, सूजन, थकान, ठंड लगना, बुखार महसूस होना, सर्दी, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, इंजेक्शन स्थल पर गांठ, बुखार, उल्टी, फ्लू जैसे जो लक्षण हैं वो हो सकते हैं। साथ ही उच्च तापमान, गले में खराश, बहती नाक, खांसी, ठंड लगना, चक्कर आना, भूख में कमी, पेट दर्द, अत्यधिक पसीना, खुजली, त्वचा या दाने जो हैं वो इसके सामान्य दुष्प्रभाव हैं जिनके बारे में पता है। इसके अलावा गंभीर और अप्रत्याशित दुष्प्रभाव जो है वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा भारत बायोटेक जो है उन्होंने
ये जो तथ्य पत्र है उसमें नोट किया है कि सूचनाबद्ध दुष्प्रभाव जो है उसके अलावा कोवैक्सीन जो है वो दुर्लभ मामलों में एक गंभीर एलर्जी प्रक्रिया भी पैदा कर सकती है। मतलब कुछ तो दुष्प्रभाव जो है वो हमने यहाँ पर उनकी एक लिस्ट देखी, इसके अलावा भी ऐसा हो सकता है कि कुछ गंभीर एलर्जी जो है वो ये कोवैक्सीन जो है वो पैदा करे। हालांकि इसके संकेत जो हैं उसमें है सांस लेने में कठिनाई होना, चेहरे और गले में सूजन आना, तेज हृदय गति, पूरे शरीर में चकत्ते या चक्कर आना, कमजोरी, ये सब शामिल है जो कि दुर्लभ संकेत है, जो कि कुछ कुछ लोगों में दिख सकते हैं। लेकिन इसके बारे में भी जो भारत बायोटेक कंपनी है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि ये जो टीके हैं इन्हें किसे नहीं लेना है, कौन लोग हैं जिन्हें ये जो टीके हैं वो नहीं लेने चाहिए। तो इसमें टीके जो है उसमें किसी भी क्रॉस उपयोग की अनुमति नहीं है और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए टीकों को कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया गया है, मतलब उनके द्वारा इन टीकों को नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी के द्वारा ये जानकारी दी गई है कोवैक्सीन के बारे में कि जो कोवैक्सीन है उसको उन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, अर्थात जिनकी जो इम्यूनिटी है वो वीक है, या फिर जिन लोगों में पहले से ही कुछ एलर्जी है, जिन्हें बुखार रहता है, या फिर जिनका रक्त पतला है, उन्हें भी ये वैक्सीन नहीं दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये बात की गई कोवैक्सीन के बारे में। इसके अलावा अगर हम कोविशील्ड के बारे में यहाँ पर बात करें तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसके संबंध में ये बोला गया है कि कोविशील्ड जो है जिसे 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति है उनमें आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग की इसको अनुमति दी गई है। लेकिन ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसका उपयोग उन लोगों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए जिन्हें वैक्सीन के किसी भी घटक से गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया है। मतलब वैक्सीन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें से किसी से भी गंभीर एलर्जी पहले से हो चुकी है, उन्हें ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। या फिर आपको पता है कि ये जो दोनों वैक्सीन है इसके 2 शॉट्स होंगे, 2 खुराक होगी, तो एक खुराक लेने के बाद में अगर कोई एलर्जी प्रतिक्रिया देखी जाती है, गंभीर एलर्जी देखी जाती है, तो उन्हें इस वैक्सीन को नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा लाभार्थी जो है वो किसी भी रक्त स्त्राव विकार के बारे में जो चिकित्सा कर्मी है उसको बताएगा, अर्थात जिन चिकित्सकों के निगरानी में ये वैक्सीन लगाई जा रही है उन्हें बताया जाएगा, और एक प्रतिरक्षा विज्ञानी चिकित्सा स्थिति और उसके लिए जो दवा है उसके बारे में बताया जाएगा। यदि लाभार्थी जो है उसको एक और वैक्सीन शॉट मिला है तो हेल्थ केयर कार्यकर्ताओं को भी सूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर यह बोला गया है कि एक प्रभावी और सुरक्षित टीका जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है, ये जरूरी क्यों है कि जो टीका है वो प्रभावी है और सुरक्षित हो। तो कोविड-19 जो संकट है उसके से निपटने के लिए कोविड-19 के खिलाफ एक सुरक्षित, प्रभावी, सस्ती और तैनाती योग्य जो टीके हैं उसका विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब वैक्सीन जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए और इसको तैनाती योग्य होनी चाहिए, मतलब इसे आसानी से लगाया जाना चाहिए। तो इन सब का विकास करना जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम कोविशील्ड के बारे में बात करें तो हम कोविशील्ड का जो पहला नैदानिक प्रभावकारिता है उसके परिणामों पर रिपोर्ट करते हैं कि यूके और ब्राजील में चरण 2/3 परीक्षण जो है उसके पूल विश्लेषणों में और यूके ब्राजील नैदानिक क्लिनिकल परीक्षणों में 20,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए थे। तो उनका जो सुरक्षा डेटा है वो देखा गया और कोविशील्ड में एक स्वीकार्य सुरक्षा प्रोफाइल है, अर्थात ये देखा गया सुरक्षा डेटा के बाद में और इतने लोगों ने जो उसमें भाग लिया कि इसमें स्वीकार्य सुरक्षा प्रोफाइल है और उसके बिना किसी अस्पताल प्रवेश या फिर उसकी भी किसी शाखा में रिपोर्ट के लिए जो गंभीर मामले हैं उनके साथ में रोग सूचक कोविड-19 के खिलाफ प्रभावोत्पादक है। इसके अलावा द लैंसेट जो कि एक जर्नल है उसमें एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था, उसमें ये बताया गया है कि ये जो वैक्सीन है इसे 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक संग्रहित और वितरित किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि वैश्विक वितरण के लिए ये उपयुक्त बन जाती है वैक्सीन। और इसी तरीके से भारत बायोटेक जो है उन्होंने इस सप्ताह में अपनी जो फैक्ट शीट जारी की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि चरण 1 और 2 नैदानिक परीक्षण जो है उसमें कोवैक्सीन ने कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी को उत्पादन करने की जो क्षमता है उसका प्रदर्शन किया है। हालांकि अभी तक वैक्सीन की जो नैदानिक प्रभावशालिता है वो स्थापित नहीं की गई है, ये अभी भी चरण 3 नैदानिक परीक्षणों में अध्ययन किया जा रहा है। तो दोनों वैक्सीन निर्माता जो हैं वो यहाँ पर ये ध्यान दें कि वैक्सीन प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 के खिलाफ अन्य सावधानियों का पालन नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर हमें वैक्सीन जो है वो प्राप्त हो गई है तो भी कोविड-19 के संबंध में जो दूसरी सावधानियां हैं उन्हें अभी भी बरतने की आवश्यकता है। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि दुष्प्रभाव के
मामले में क्या किया जाना चाहिए अगर ये जो वैक्सीन है इससे कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो ऐसे मामले में क्या किया जाना चाहिए। तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने ये दावा किया है कि अभी तक टीकाकरण के बाद में कोई भी गंभीर प्रतिक्रिया नहीं हुई है और ये सलाह दी जाती है कि आप किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को कॉल करें यदि आपको कोई दुष्प्रभाव है। तो अगर आप वैक्सीन लगाते हैं और उसके संबंध में कुछ दुष्प्रभाव देखा जाता है, कुछ एलर्जी देखी जाती है जो कि दूर नहीं हो रही है, तो जो स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है आपको उससे संपर्क करना है। इसके अलावा मंत्रालय का कहना है कि अगर कोई गंभीर एलर्जी की प्रतिक्रिया का अनुभव करता है तो उन्हें निकटतम अस्पताल जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब लाभार्थियों की बढ़ती हुई सुरक्षा के लिए कोविन प्रणाली को भी अपडेट किया है। कोविन के बारे में हमने पहले भी देखा था कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है वैक्सीनेशन से रिलेटेड, लेकिन अगर इसके दुष्प्रभाव होते हैं तो उसे भी उसके जरिए ट्रैक किया जाएगा और ऐसे में आपको स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के पास में जाने की यहाँ पर जरूरत होगी। तो ये पूरा बताया गया है कोविड-19 वैक्सीन के और जो अभी सामने आ रही है और उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और ऐसे समय में क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि पेज नंबर 13 पर प्रकाशित हुआ है और ये जीएस पेपर 3 के सिक्योरिटी विषय के संबंध में महत्वपूर्ण है, स्लैटलिंग द फ्रंटियर्स। तो ये जो एडिटोरियल है इसमें ये बताया गया है कि जो चीन है उनके द्वारा बॉर्डर पर कई निर्माण कार्य किए जा रहे हैं जिसके संबंध में जो तस्वीरें हैं वो कुछ समय पहले सामने आई थी। तो ये हमारे देश की और आसपास के जो देश हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक प्रकार से खतरा हो सकती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो चाइना के सेटलमेंट हैं वो बॉर्डर पर बने हैं और इसके अलावा कई चाइना के सेटलमेंट ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज पर बने हैं। तो इसके संबंध में यहाँ पर ये बताया गया है कि 1996 तक भारत और चीन जो है उसको अलग करने वाली जो एलएसी थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उससे कुछ किलोमीटर दूर हिमालय की जो तलहटी है उसमें तिब्बत में स्थित युमई के सीमावर्ती गांव में केवल 3 निवासी थे। मतलब ये जो एलएसी है, एलएसी से कुछ किलोमीटर दूर हिमालय की तलहटी पर तिब्बत में एक जगह है युमई। तो युमई जो है उसका जो सीमावर्ती एक गांव था इसमें केवल 3 निवासी थे। कुछ समय पहले तक ये देखा जाता था 1996 तक। इसके बाद में 2011 में क्या देखा गया कि 2011 तक 25 अन्य और एक तिब्बती चारावाहे और उनके 2 परिवार सदस्य जो हैं वो इसमें शामिल हो गए। मतलब इन स्थानों पर ये देखा गया कि और कई व्यक्ति जो हैं लगभग 25 से 30 निवासी जो है वो इस स्थान पर आ गए। लेकिन तभी भी ये जो युमाई स्थान है ये चीन का एक ऐसा स्थान था जिसकी आबादी जो है वो सबसे कम थी। लेकिन ये सब जो है वो 2017 में लगभग बदल गया जब तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र जो है अर्थात तिब्बत ऑटोनॉमियस रीजन जो है उसकी सरकार ने सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसमें मामूली रूप से अच्छी तरीके से कॉल करने वाले गांवों के निर्माण की योजना पर काम किया था। तिब्बत ऑटोनॉमियस रीजन जो है उन्होंने जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ के जो गांव है वहाँ पर निर्माण की योजना पर काम किया। तो ये जो योजना है इसके तहत पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के जो गांव है वो सीमा पर उन लोगों का जिक्र करते हुए जैसे कि युमई और दूरदराज के जो क्षेत्र है वहाँ पर जो अन्य लोग हैं वहाँ पर भीतर न्यारी, शिगात्से, शनान, निगजी ये कुछ प्रांत है, यहाँ पर पुनर्विकास का जो काम है वो इनके द्वारा किया गया। मतलब जो सीमावर्ती कई स्थान है वहाँ पर पुनर्निर्माण का कार्य किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पता लगता है कि ये जो रिमोट लोकेशंस हैं, ये जो दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ पर चीन के द्वारा जो निर्माण का कार्य है वो किया जा रहा है और काफी इस संबंध में योजना बनाई जा रही है। तो इस तरीके से ये जो स्थान की दूरस्थता है, ये जो रिमोट लोकेशन है, इस पर ये जो निर्माण किया जा रहा है, इसके चलते हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो एक प्राथमिकता हो जाती है। ऐसे संबंध में जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसका ध्यान रखने की काफी ज्यादा जरूरत हो जाती है। तो अगर हम इन नई बस्तियों के बारे में बात करें तो ये जो नई बस्तियां बनाई गई है इसमें से कई बस्तियां ऐसी है जो कि विवादित क्षेत्र में है, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में है। तो जैसे देखा गया कि जो भूटान है, भूटान जिस स्थान को, जिस लैंड को अपना बताता है, उस लैंड से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक नया गांव जो है उसकी स्थापना की गई और उस गांव का नाम था पांगडा। तो ये एक तरीके से डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है उस पर बनाया गया। इसके अलावा
18 जनवरी को एक अन्य नवनिर्मित गांव बनाया गया जो कि ये जो युमई का स्थान है इससे लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अरुणाचल में भारत को अपने क्षेत्र के रूप में 4-5 किलोमीटर दूर उपग्रह चित्रों के माध्यम से ये प्रकाश में आया। ये जो स्थान है ये 4-5 किलोमीटर दूर है भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है उसके एक स्थान से जिसे भारत अपना भाग मानता है और ये पता लगा था सैटेलाइट इमेजेस से। तो भारतीय अधिकारी जो है उन्होंने ये कहा है कि ये जो भूमि है ये 1959 से चीन के प्रभावी नियंत्रण में है और वहां पर सैन्य बैराक थे। हालांकि जो नागरिक बस्तियां हैं वो चीन के लिए अपने क्षेत्रीय दावों को ठोस बनाने और विवाद को एक तरफा प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए है। अर्थात ये जो क्षेत्रीय बस्तियां हैं जो नागरिक बस्ती है इसका निर्माण चीन के द्वारा इसलिए किया जाता है ताकि जो क्षेत्रीय दावे हैं उन्हें और ज्यादा कठोर बनाया जा सके, उन्हें और ज्यादा ठोस बनाया जा सके। चीन के द्वारा ये बोला जा सके कि ये जो क्षेत्र है ये हमारा है। तो इसके कारण ये जो चीन है उनके द्वारा ये जो छोटे छोटे गांव है इनका नया निर्माण किया जा रहा है बॉर्डर के एरिया के एकदम पास में और डिस्प्यूटेड टेरिटरीज पे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जो ग्लोबल टाइम्स नाम का एक अखबार संचालित किया जाता है उन्होंने पिछले साल ये कहा था कि कोना काउंटी जो है जो कि एक गांव है वो अकेले लगभग 35 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है जिसमें से लगभग 10,094 वर्ग किलोमीटर जो है वो एलएसी में है। तो काउंटी जो कि एक स्थान नया डेवलप हुआ है उसने पिछले साल 960 परिवारों के 3,222 लोगों को कमजोर रूप से नियंत्रित क्षेत्रों में एलएसी के लिए स्थानांतरित करना शुरू कर दिया था। और अखबार ने ये रिपोर्ट किया है कि ये जो पुनर्वास स्थल है और एलएसी के बीच की जो दूरी है वो लगभग अगर हम एक सीधी रेखा में से देखें तो 2 किलोमीटर से भी कम है और लगभग 5 किलोमीटर के अंदर अंदर है। और इसमें कुछ बस्तियों की संभावना इस बात पर होगी कि भारत इसे अपने क्षेत्र के रूप में देखता है क्योंकि इस क्षेत्र में कम से कम 8 विभिन्न क्षेत्रों में एलएसी के संस्करण विवाद है। अर्थात जिस स्थान को डेवलप किया जा रहा है उस स्थान पे कई ये देखा जा रहा है कि वो विवाद में है और भारत उन स्थानों को अपना बताता है। तो चीन के द्वारा वहां पर ये जो डेवलपमेंट किया जा रहा है इससे क्या होगा कि चीन बाद में उस स्थान को अपना बता सकेगा कि ये बोल सकेगा कि यहाँ पर हमारे लोग रहते हैं, यहाँ पर हमारे जो एरिया है वो डेवलप है। और चीन जो है इसने अपने दावे के लिए एलएसी को दर्शाने वाले जो मानचित्र हैं उनका आदान प्रदान करने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा अखबार ने ये बताया है कि जो शहरवासी है वो हमेशा आसपास गश्त करते हैं और कुछ पहाड़ी दीवारों और पत्थरों पर ब्रश और लाल रंग से वो चीन लिखते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो पत्थरों का उपयोग पार्टी के प्रतीक के 5 सितारों, स्किल और जो कुल्हाड़ी को बनाने के लिए भी करते हैं। मतलब ये देखा जाता है कि पत्थर का उपयोग करके पहाड़ पर जो चीन का निशान है वो बना दिया जाता है और पत्थर जो है उन्हें लाल रंग से पेंट कर दिया जाता है अपनी टेरिटरी बताने के लिए। तो ये सब जो है वो हमारे देश की और आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए आगे जाकर एक खतरा हो सकता है। तो ये जो पूरा इस आर्टिकल है इसमें डिस्कस किया गया है। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये है हुडा अगेंस्ट डोमिसाइल रूल चेंजेस। तो ये पेज नंबर 8 पर प्रकाशित हुई है और ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ पर डोमिसाइल से रिलेटेड अर्थात अधिवास से रिलेटेड एक प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 जो है वो भारत के क्षेत्र में अधिवास और राज्य के अधिवास को मान्यता देता है। तो पहला स्टेटमेंट आपको गलत है। भारत जो है वो भारत के क्षेत्र में अधिवास और राज्य के अधिवास को अलग अलग मान्यता नहीं देता है, ये केवल भारत के क्षेत्र में अधिवास को मान्यता देता है। आपको पता है कि हमारे देश में जो सिटीजनशिप है वो केवल एक नेशनल सिटीजनशिप है, स्टेट की सिटीजनशिप जो है वो अलग नहीं है। दूसरा है कि अधिवास जो है वो संविधान में परिभाषित नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अधिवास अर्थात डोमिसाइल जो है वो संविधान में परिभाषित है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद में अगली न्यूज है महाराष्ट्र टू अनलॉक हिस्ट्री इन प्राइजन। तो महाराष्ट्र सरकार जो है उनके द्वारा जेल पर्यटन के लिए अर्थात जेल टूरिज्म के लिए राज्य का जो महत्वपूर्ण जेल है उसको ये लोगों के लिए खोलेगी। राज्य का महत्वपूर्ण जेल कौन सा है? ये जेल है यरवदा जेल। यरवदा जेल जो है उसके बारे में आपको सुना होगा, कई फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो इस जेल में जा चुके हैं। तो ये जो जेल है इसे 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे और ये जो 150 वर्ष ऐतिहासिक रूप से 150 वर्ष का ये जो यदरवा सेंट्रल जेल है इसे 26 जनवरी को
पुणे में खोला जाएगा जेल टूरिज्म के लिए, अर्थात जो लोग हैं वो इस जेल को आकर देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कुछ फ्रीडम फाइटर जो कि इस जेल में गए थे, तो सबसे पहले मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी, ये सबसे पहले जेल में गए थे मार्च 22 1922 को। इनका जो सेंटेंस है वो खत्म होने वाला था मार्च 17 1928 को, लेकिन लगभग 1924 में ये वहां से निकल गए थे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो इस जेल में गए थे 10 अगस्त 1930 को और नवंबर 6 1930 को यहाँ से निकल गए थे। जवाहरलाल नेहरू जो है वो 12 अगस्त 1930 को गए थे और ये अक्टूबर में निकल गए थे और बाद में इन्हें नासिक सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बाद में महात्मा गांधी वापस जेल गए थे 1932 को 4 जनवरी को। इनका जो सेंटेंस है अर्थात इनकी जो सजा है वो खत्म हुई थी मई 8 1933 को। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल वापस जेल गए थे 1932 को 4 जनवरी को और ये रहे थे 1 अगस्त 1933 तक, अर्थात नासिक सेंट्रल जेल में इन्हें वापस ट्रांसफर कर दिया गया था। फिर सुभाष चंद्र बोस गए थे 13 अप्रैल 1936 को, मई 16 1936 को ये यहाँ से निकले थे और ये शिफ्ट किया गया था इन्हें दार्जिलिंग जेल में। सरोजनी नायडू जो है वो भी जेल गई थी 1940 में 1 दिसंबर को और इन्हें रिलीज कर दिया गया था 1940 11 दिसंबर को। सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे अप्रैल 18 1945 को और इन्हें रिलीज कर दिया गया था जून 15 1945 को। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो सभी फ्रीडम फाइटर हैं वो इस जेल में जा चुके हैं। इससे संबंधित हम एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि यरवदा जेल जो है उसे 150 साल पूरे हो गए हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था वो यरवदा जेल में हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो उस समय यरवदा जेल में थे। दूसरा है, बाल गंगाधर तिलक दंगे भड़काने वाली संपादकीय लिखने के चार्ज में 1897 में यरवदा जेल में कैद थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है, दामोदर चापेकर जो है उन्हें 1898 में यरवदा जेल में फांसी दी गई थी। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, सही उत्तर हो जाएगा डी। इसके बाद में पेज नंबर 8 पर एक न्यूज प्रकाशित हुई है, जजेस रिकॉल डार्क डे ऑफ इमरजेंसी। तो यहाँ पर हमारे देश में जो इमरजेंसी लगी थी, जो आपातकाल लगा था, उसके बारे में बात की गई है। तो हम इससे संबंधित प्रारंभिक परीक्षा का एक प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति जो शब्द है उसके लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये कौन से संविधान के संशोधन से किया गया था? तो सबसे पहले आपको इसका सही आंसर पता होना चाहिए कि ये किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 44वें संविधान संशोधन से। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 था उसमें पहले वर्ड था आंतरिक अशांति, तो उस वर्ड को प्रतिस्थापित कर दिया था, चेंज कर दिया गया था सशस्त्र विद्रोह से। तो ये जो नया वर्ड प्रतिस्थापित किया गया था ये 44वें संविधान संशोधन से किया गया था। अब आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना है कि जो अनुच्छेद 352 है वो किससे रिलेटेड है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि पेज नंबर 7 पर एक न्यूज प्रकाशित हुई है, टग्स ऑफ वॉर ओवर नेताजीज लेगेसी, इससे संबंधित है। तो हम यहाँ पर नेताजी अर्थात सुभाष चंद्र बोस जो है उनसे संबंधित प्रारंभिक परीक्षा का एक प्रश्न देखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि उन्होंने नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया जिसमें मांग की गई थी कि भारत को प्रभुत्व के तहत सह शासन दिया जाए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज नाम से अखबार शुरू किया था। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि बोस ने हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद है उससे इस्तीफा दे दिया था। तो ये गलत है। उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है उससे इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन इसके बाद में जो सेकंड टर्म था इनकी प्रेसिडेंटशिप का इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तब उन्होंने रिजाइन किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट का पद था, अध्यक्ष का पद था, उससे। तो सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इसके बाद में यूपीएससी के द्वारा 2020 में एक प्रश्न पूछा गया था प्रारंभिक परीक्षा में, वो हम डिस्कस करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारत पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को सही ढंग से बताता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, भारतीय हस्तशिल्प बर्बाद हो गए। अर्थात ये उस समय की बात है, उस समय भारतीय हस्तशिल्प जो है वो बर्बाद हो गए थे। अब हम मुख्य परीक्षा से संबंधित 2 प्रश्न देखते हैं जिनके बारे में हमने आज डिटेल में चर्चा की है। तो इसका आंसर लिखने की आपको कोशिश करनी है। पहला क्वेश्चन है,
पेरिस जलवायु समझौते से जुड़ने के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के क्या निहितार्थ हैं, अर्थात इससे जुड़ने के जो बिडेन के क्या इम्प्लीकेशन है, तो इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना है। नेक्स्ट है नाक का टीका अर्थात नेजल वैक्सीनेशन जो है वो क्या है और नाक के टीके के लाभों पर चर्चा कीजिए, तो इसके बारे में भी हमने आज डिस्कस किया है। इस प्रश्न का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर लिखने की आपको कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और साथ ही आपको जो मेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं आप उनका आंसर लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।